नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में आने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने रीजनिंग के इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं यह आपके परीक्षाओं में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी श्रृंखला अचानक से बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे गुणा। तो देखिए 3 में हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे 3 का गुणा 6 में और उसके बाद करेंगे -9। तो यहाँ पर कितना होगा, 6×18 और -9 करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 18 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम उसके बाद करेंगे 9 का गुणा फिर 6 में, 9 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा 54 और 54 में -9 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 54 और -9 करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आएगा 45, जो कि आगे दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम 45 में गुणा करेंगे 6 का और माइनस करेंगे 9 का, तो यहाँ पर आएगा 261। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम सीधा करते हैं 1557 में 6 का गुणा, तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे 1557 का गुणा करेंगे दोस्तों हम 6 में, उसके बाद जो आएगा उसमें करेंगे 9 माइनस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो कितना होगा 7 छंग 42, 42 की 2 हासिल 4, उसके बाद 5 छंग 30, 30 4 34, 34 की 4 हासिल 3, उसके बाद 5 छंग 30 3 33, 33 की 3 हासिल 3, उसके बाद 6 के 6, 6 3 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ 9342। अब यहाँ पर हम करेंगे 9 माइनस, तो यहाँ पर 9 माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 12 में 9 घटाएंगे तो 3 और यहाँ पर 4 में 1 गया तो 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, यानी कि यहाँ पर हो गया दोस्तों 9333। यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार से 38 49 से संबंधित है और 64 75 से संबंधित है, उसी प्रकार बताना है कि इस 83 का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 38 और 49 में क्या संबंध लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 38 में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 38 में 11 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 49, या फिर 49 में 38 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 11। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे भी देखते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर दिया है 64। अब इस 64 में अगर दोस्तों हम 11 जोड़ते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 64 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 75, जो कि यहाँ पर आगे दिया है, यानी कि 64 और 75 का संबंध दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे फिर 83 में वही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर 83 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 83 में 11 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि यहाँ पर हो गया 94 94। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 83 का संबंध 94 से। तो 94 हमारे किस ऑप्शन दिया है, 94 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अगर प्लस को माइनस, माइनस को प्लस
या फिर गुणे को भाग, भाग को गुणा में बदलें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिया है 32, यहाँ पर लिखेंगे 32। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम बदलेंगे प्लस में। उसके बाद यहाँ पर होगा 512। उसके बाद फिर गुणा दिया है तो गुणे को बदलेंगे भाग में, तो यहाँ पर होगा भागे 64। उसके बाद भाग दिए है तो यहाँ पर गुणा, उसके बाद 8 और माइनस है तो प्लस और यहाँ पर 64। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस यानी कि अगर हमें इस तरीके का प्रश्न दिया रहे तो यहाँ पर हम बॉडमास का नियम लागू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे भाग, तो यहाँ पर 512 में 64 से भाग लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 8 बार और उसके बाद गुणा करेंगे 8 का और प्लस माइनस दिया यहाँ पर 64 और आगे यहाँ पर 32 प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे 32 प्लस है, तो यहाँ पर हम इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अब भाग के बाद दोस्तों हम करेंगे गुणा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे गुणे को, तो यहाँ पर 8 का गुणा 8 हम करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 64 और आगे यहाँ पर दिया है 32 और यहाँ पर माइनस 64। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस 64 और माइनस 64 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास कितना, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 32। तो यही 32 होगा हमारा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 32। यानी कि इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 32 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आकृति दी गई है और उसके लिए हमें 4 ऑप्शन आकृति दी गई है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों आकृति में से कौन सा आकृति रखेंगे कि यह आकृति पूरा हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरीके का एक आकृति लाएंगे, तो यहाँ पर हम अलग से बना लेते हैं इस तरीके का एक आकृति। उसके बाद दोस्तों इस बड़े वाले वर्ग को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इस वर्ग को पूरा करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस वर्ग को पूरा करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम इस आयत को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का आयत बनेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का आकृति दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि यह आकृति इस तरीके का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। इसी आकृति को अगर प्रश्न आकृति में रखेंगे तो यह पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि शब्द FINGER यानी कि फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फिंगर, तो फिंगर का होगा FINGE और R। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिंगर लिखने के बाद अब यहाँ पर हम इसे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा E, उसके बाद आएगा F, उसके बाद आएगा G, उसके बाद I, उसके बाद N और उसके बाद R। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे कितने लेटर हैं जो कि अपना स्थान अपरिवर्तित नहीं किए हैं, यानी कि वह सेम स्थान पर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ही है जो है R, यही अपना स्थान अपरिवर्तित किया है। तो यहाँ पर होगा एक हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, तो यहाँ पर एक अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक, तो यही होगा इसका राइट आंसर। और 5 का स्थान परिवर्तित है दोस्तों। तो यहाँ से अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 287 को 398 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 378 489 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 852 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा अगले प्रश्न की तरह ही यह भी प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस 287 का
संबंध किस प्रकार से 998 से है और वही 378 का संबंध 489 से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि 552 का संबंध किससे होगा। तो देखिए आप अगर यहाँ पर 287 लिखते हैं तो इसमें क्या करें कि यहाँ पर 398 हो जाए। तो देखिए दोस्तों अगर इसमें हम दोस्तों 111 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा हमारे पास 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो यहाँ पर हो गया 398 जो कि यहाँ पर दिया है। या फिर दोस्तों हम 398 में 287 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 111। अब उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया 378, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे हम 111। तो यहाँ पर 8 में जोड़ेंगे 1 तो 9, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 489। अब उसी प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर करेंगे 852 में। तो 852 में अगर हम 111 प्लस करते हैं तो कितना होगा। यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। तो यहाँ पर हो गया 300, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया 963 हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कथन सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे वेन डायग्राम। सबसे पहले सभी चॉकलेट को दर्शाएंगे सी से, सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं तो मिठाई को दर्शाएंगे एम से। उसके बाद फिर आगे दिए है दूसरा कथन कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं। तो यहाँ पर मिठाई है हरे से, तो यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं और हानिकारक को दर्शाएंगे एच से। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या दिए है, सभी चॉकलेट हानिकारक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हानिकारक है और यहाँ पर चॉकलेट है। तो यहाँ पर हानिकारक और चॉकलेट से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे। तो यहाँ पर दिया कुछ हानिकारक चॉकलेट हैं, यानी कि दोस्तों इसी को उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए सभी हानिकारक यानी कि कुछ हानिकारक चॉकलेट हैं, तो यहाँ पर भी कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए देखेंगे तो यहाँ पर केवल एक गलत हो गया, केवल 2 गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक वर्णमाला यानी कि वर्णमाला सीरीज दी गई है। यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्णमाला होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में जितने भी शब्द दिए गए हैं यानी कि जितने भी वर्णमाला दिए गए हैं इनका पहला लेटर दोस्तों भिन्न है, यानी कि सभी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले लेटर से ही काम चला लेंगे क्योंकि हमें परीक्षा में समय बचाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है सी का प्लेस वैल्यू होगा 3, यहाँ पर है एफ का होगा 6, यहाँ पर है आई का होगा 9 और यहाँ पर है एल का होगा 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा चल रहा है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, अब 3 पचे 15। अब देखिए दोस्तों इस 15 को क्या करेंगे, इस 15 का हम सबसे पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो 15 किसका प्लेस वैल्यू होगा ओ का। तो यहाँ पर होगा हमारा पहला लेटर ओ और ओ हमारे किस ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ओ हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि OZX यहाँ पर होगा OZ और X हमारा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है उस सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों 9वां प्रश्न दिया है हमारे पास उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं और ऑप्शन के कौन से लेटर को यहाँ पर रखेंगे कि यह श्रृंखला पूरी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल लेटर की संख्या है 20,
यानी कि खाली स्थान को लेकर और लेटर को लेकर। तो यहाँ पर टोटल 20 स्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4-4 स्थान बांट लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4-4 स्थान बांटेंगे तो यह हमारा कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में एल एल दिया है, तो यहाँ पर खाली स्थान पर भी एल होगा, तो यहाँ पर होगा एल और एक स्थान आगे छोड़कर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन ए में भी एल है, यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी, लेकिन ऑप्शन सी में एल नहीं दिया है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि सबसे आखिरी में यानी कि दाहिनी तरफ से 2 लेटर ए एल है और यहाँ पर भी एल रखेंगे तो ए एल होगा और यहाँ पर भी ए एल है और यहाँ पर भी ए रखेंगे तो क्या होगा, ए एल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों होगा ए। तो यहाँ से दोस्तों हमारा बना खाली स्थान ए, खाली स्थान एल, खाली स्थान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे कि दूसरे लेटर में ए होना चाहिए, तो यहाँ पर बी में दूसरे लेटर में ए नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन डी बचा। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आखिरी में एफ हो कि ई हो। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आखिरी में हमारा एफ होगा, तो एफ हमारे किस में दिए है, ऑप्शन ए में, तो यही ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। आपको समझ नहीं आया दोस्तों तो आप इस वीडियो को पूछा करके पीछे करके फिर देख सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति में उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को पी क्यू पर रखने पर बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पी क्यू दर्पण दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि दर्पण छवि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दर्पण के बगल में यानी कि दर्पण के जस्ट बगल में टी दिया है और ऑप्शन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन में टी है यानी कि ए और बी में, लेकिन ऑप्शन सी और डी में टी नहीं है, तो यह दोनों गलत होगा। और दोस्तों फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है दोनों में, और यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी है। लेकिन दोस्तों आगे यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 9 है और दर्पण यहाँ पर दिए है, तो इसका 9 कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में 9 हमारा इस तरीके से बना है, तो यहाँ से ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ऑप्शन बी, तो यही ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सबसे पहले वीडियो को आप एक लाइक करिए और चैनल को हमारे शेयर करिए या फिर इसी वीडियो को शेयर करिए और हमारे परिवार के साथ जुड़ने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें एक कमेंट ज़रूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में।